दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में रेलवे ट्रैक कितने मील लंबे होंगे? 1 लाख मील, शायद 2.5 लाख मील? असल में दुनिया का रेलवे नेटवर्क 8 लाख मील से भी ज्यादा फैला हुआ है और ट्रेनें धरती के लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी साबित हो रही हैं। लेकिन पटरियों पर दौड़ने वाली ये ट्रेनें हर साल बड़ी, लंबी और ज्यादा ताकतवर होती जा रही हैं और कुछ तो इतनी विशाल हैं कि उन पर यकीन करने के लिए उन्हें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। रेगिस्तानों को पार करने वाली राक्षसनी मशीनों से लेकर पहाड़ों पर चढ़ने वाली विशाल यात्री ट्रेनों तक, चलिए दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे लंबी ट्रेनों पर एक नजर डालते हैं। लोहे का दानव। ठीक है भाई, लोग पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग कंपनी BHP की ट्रेन नंबर 3143 से। इस मालगाड़ी को जून 2001 में भारी मात्रा में लौह अयस्क ले जाने के लिए तैयार किया गया था और इसे इस सामग्री के 682 डिब्बों को खींचने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें हर डब्बा 33 फुट लंबा और 11 फुट ऊंचा था। कुल मिलाकर इंजन और डिब्बों का वजन 1 लाख टन से ज्यादा था और जब इसे पूरी तरह से जोड़ा गया तो पूरी ट्रेन की लंबाई लगभग 4.6 मील थी। यार, ये इतनी लंबी थी कि 24 एफिल टावरों को एक के बाद एक लिटाकर ले जा सकती थी। ये इतनी लंबी थी कि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पास दुनिया की सबसे लंबी और सबसे भारी ट्रेन का रिकॉर्ड है। BHP लौह अयस्क को ढोने के लिए इस ट्रेन और इसके जैसी कई अन्य ट्रेनों पर भी निर्भर थी। हालांकि 3143 ही एक बार में 90,000 टन से ज्यादा माल ले जाने में सक्षम थी। ये मशीन इस भारी भरकम बोझ को लेकर ऑस्ट्रेलिया के बीहड़ इलाकों में BHP यानी कि BHP यंडी से पोर्ट हेडलैंड तक 171 मील तक का सफर तय करती है। लेकिन इतना भारी होने के कारण इसे ऐसा करने में 10 घंटे और 4 मिनट का दर्दनाक समय लगता था और ये ट्रेन की औसत रफ्तार सिर्फ 16 मील प्रति घंटा रहती थी। फिर भी इतनी धीमी रफ्तार पर भी उसे सारे विजन को हिलाने के लिए आमतौर पर दमदार हॉर्स पावर की जरूरत होती है। नहीं, वो वाली नहीं जो है निर्णायक, बल्कि इंजन द्वारा वाहन को आगे बढ़ाने के लिए पैदा की गई ताकत। 3143 ट्रेन 8 डीजल इंजनों पर निर्भर थी। ये वो इंजन है जो कि ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें हर 168 से 178 डब्बों के बीच जोड़ों में और एक के पीछे लगाया गया था, जो मिलकर लगभग 50,000 हॉर्स पावर पैदा करते थे। इसे समझने के लिए बता दूं, ज्यादातर कारें और ट्रक 180 से 200 हॉर्स पावर पर चलते हैं, तो 3143 जितनी ताकत पैदा करने के लिए लगभग 1250 गाड़ियों की जरूरत होगी। इसे कहते हैं असली बॉडी बिल्डिंग, समझे? बड़े खिलाड़ियों का खेल। इस अगली ट्रेन के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका चलना होगा, जिसे यूनियन पैसिफिक के बिग बॉय के नाम से जाना जाता है। पहली बार 1941 में डिलीवरी की गई। ये नाम बिल्कुल सही था क्योंकि इन टाइटन्स का वजन 600 टन था। ये 132 फुट लंबी और 16 फुट ऊंची थी और 1940 के दशक में इस आकार में ये ट्रेनें इतनी बड़ी थीं कि सबसे ऊंची रेलवे सुरंगों से भी बमुश्किल निकल पाती थीं। ऑगडेन, यूटा से शाइनी, व्योमिंग तक चलते हुए वे कार्गो को 70 से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकती थी। हालांकि उस समय के कानूनों ने उनको 55 मील प्रति घंटे की कम रफ्तार तक सीमित कर दिया था। भले ये बॉयज सबसे तेज ना हो, लेकिन वो निश्चित रूप से सबसे ताकतवर जरूर थे। 6200 टन हॉर्स पावर के साथ ये बाहुबली ट्रेनें यूटा और व्योमिंग के पहाड़ों पर 3600 टन की ट्रेन को लगभग 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकती थी। दिसंबर 1941 में 25 बिग बॉयज बनाए गए और यूनियन पैसिफिक को सौंपे गए, जिनकी आखिरी कमाई वाली दौड़ 21 जुलाई 1959 को हुई और 1961 में रिटायरमेंट हो गया। आज तक सिर्फ 8 बचे हैं और उन्हें पूरे अमेरिका के म्यूजियम में दान कर दिया गया है। लेकिन ये पटरियों का अंत नहीं है। 2013 में एक बॉय नंबर 4014 ने कई सालों की बहाली प्रक्रिया शुरू की और मई 2019 में पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सेवा में शानदार वापसी की। शाबाश मेरे शेर। क्या आप और पैसिफिक हो सकते हैं? ये कहना सुरक्षित है कि अमेरिका विशाल ट्रेनों से अनजान नहीं है। औसतन 84% अमेरिकी ट्रेनों का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाता है और सिर्फ 16% यात्रियों के लिए। लेकिन यूरोप में इसका उल्टा है। वहाँ लगभग 80% ट्रेनें यात्रियों को प्राथमिकता देती हैं और सिर्फ 20% माल ढुलाई के लिए होती हैं। नतीजतन अमेरिकी ट्रेनें आमतौर पर अपने यूरोपीय साथियों की तुलना में लंबी और चौड़ी होती हैं। जरा देखिए कि यूनियन पैसिफिक की मालगाड़ी एक स्विस यात्री डिब्बे की तुलना में कैसी दिखती है। और ये तो बस शुरुआत है। जनवरी 2010 में यूनियन पैसिफिक की टेस्ट ट्रेन IDI LBF 08 टेक्सास से लॉस एंजलिस तक चली। 18,061 फुट की लंबाई पर यह लगभग 3.5 मील लंबी थी,
यूनियन पैसिफिक द्वारा जोड़ी गई अब तक की सबसे लंबी ट्रेन। ये राक्षस 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा, जिसमें 295 डब्बे थे जो कार्गो कंटेनर से डबल स्टैक थे, जिनका कुल वजन 15,000 टन से ज्यादा था। यह अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा है। लेकिन आगे की तरफ 3 इंजन, बीच में 2 सेट और अंत में 2 इंजन के साथ इस शक्ति विवरण ने यात्रा को बिना किसी रुकावट के पूरा किया। हालांकि जब 08 लॉस एंजलिस से गुजरी तो इसने एक झटका दिया। यूनियन पैसिफिक ने ट्रेन के आकार की कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी थी, जिससे राजनेता गुस्से में आ गए और रेगुलेटर्स हैरान रह गए कि यूनियन पैसिफिक ट्रेनों का आकार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, इस बात के सबूत हैं कि लंबी मालगाड़ियां पटरी से उतरने और ट्रैफिक जाम का ज्यादा जोखिम पैदा करती हैं। खैर, तब से नियमित आधार पर इतनी लंबी ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं है। लॉस एंजलिस वालों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन उस इलाके के ट्रेन प्रेमियों के लिए ये एक बदकिस्मती है भाई। हे भगवान, घन। अब हम द घन के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ये ट्रेन वर्तमान में जर्नी बियॉन्ड द्वारा संचालित है और 44 डब्बों से बनी है, जिसका वजन 2300 टन है और लंबाई लगभग 3600 फुट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक एंटोनोव AN225 से 13 गुना लंबी है। असल में ये इतनी लंबी है कि 22 मई 2017 को इसने 1 दशक से ज्यादा समय में ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के रूप में रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस रेल लाइन पर घन चलती है वो ऑस्ट्रेलिया के दिल से होकर गुजरती है, एडिलेड से डार्विन तक, जिसमें उत्तर दक्षिण ट्रांसकॉन्टिनेंटल यात्रा लगभग 1851 मील तक फैली है, जो दुनिया की सबसे लंबी यात्राओं में से एक है। ट्रेन ने खुद पहली बार 1929 में सेवा शुरू की, जिसका नाम उन अफगान ऊंट वालों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 1860 के दशक से 20वीं सदी की शुरुआत तक ऑस्ट्रेलिया में रास्ते बनाए थे। जहां आज घन यात्रियों के लिए एक लग्जरी रेगिस्तानी क्रूज है, वहीं उस जमाने में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। रेलवे ट्रैक में खराबी और कटाव की संभावना रहती थी, जिसका मतलब था ये फालतू औजारों और स्लीपर्स से लैस होती थी, ताकि क्रू और यहाँ तक कि यात्री भी लाइन की मरम्मत कर सके। मैं सोचता हूँ कि कोई भी इस ट्रेन में सफर क्यों करता होगा। स्विस चमत्कार। अगर आप शानदार नज़ारे चाहते हैं तो स्विट्जरलैंड के एल्प्स जैसा कुछ भी नहीं है, और उन्हें देखने का रेटियन रेलवे से बेहतर कोई तरीका नहीं है। एक ट्रेन जो पर्यटकों को इस अद्भुत नज़ारे की सैर कराती है। 2022 में इस ट्रैक ने दुनिया की सबसे लंबी नैरो गेज यात्री ट्रेन की मेजबानी की। इसमें 100 डिब्बों में 4500 सीटें थीं, जिनका कुल वजन 3200 टन से ज्यादा था और लंबाई 6200 फुट से ज्यादा थी। यार, ये 5 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक रखने जितनी लंबी है। प्रेडा से अल्बन्यू तक 15.5 मील की यात्रा 22 मील प्रति घंटे की इत्मीनान भरी रफ्तार से करते हुए यात्री ब्रूसियो वायडक्ट से गुजरे और पीछे मुड़कर ट्रेन को पहाड़ों की सुरंगों से गायब होते और फिर से दिखाई देते हुए देख सकते थे। यह घुमावदार ट्रैक विशेष रूप से कंपनी के लिए बनाया गया था और उस क्षेत्र के बेहतरीन नजारे देने के लिए लैंडस्केप के चारों ओर वो घूमता है। वाह, ये चीज तो मुझे चक्कर दिला रही भाई। दुर्भाग्य से आप वास्तव में रेटियन की सबसे बड़ी ट्रेन की सवारी नहीं कर सकते। ये विशालकाय ट्रेन स्विट्जरलैंड में रेलवे की 175वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सिर्फ एक बार चलाई गई और अनियमित सेवा में तो नहीं आएगी। हालांकि इसकी किसी छोटी ट्रेन में ट्रैक पर ऊपर जाना भी उतना ही रोमांचक लगता है मेरे भाई। तेज तर्रार सैमसन रूस ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन का घर होने के लिए मशहूर है, जो 5771 मील लंबी है, जो मॉस्को और व्लादिवोस्तोक के बीच में फैली हुई है। पूरी दुनिया में सबसे लंबी रेलवे प्रणालियों में से एक है। हालांकि रूस का एक और लोकोमोटिव चमत्कार सैमसन है। ये हाई स्पीड इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस रूस की सबसे तेज ट्रेन है, जो देश के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ती है। सेंट पीटर्सबर्ग से निजनी नोवगोरोड तक 155 मील प्रति घंटे की प्रभावशाली रफ्तार से यात्रा करते हुए ये ट्रेन अपनी 700 मील की यात्रा सिर्फ 8 घंटे में पूरी करती है, जो कार से लगने वाले समय का लगभग आधा है। 2009 में सैमसन ने बताया कि उसकी ट्रेनों ने 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी, जिससे वे रूस की सबसे तेज ट्रेनें बन गईं। लेकिन ये एकमात्र रिकॉर्ड नहीं है जो कि उन्होंने तोड़ा। अगस्त 2014 में रशियन रेलवे ने ट्रेनों की क्षमता बढ़ाकर 20 कारों तक करने का फैसला किया, जिसका मतलब था इनकी लंबाई 1600 फुट से ज्यादा थी, जो इसे दुनिया में अपनी तरह की सबसे लंबी ट्रेन बनाती है। जैसे कि ये काफी प्रभावशाली नहीं था, ये चीज आर्कटिक तापमान में चल सकती है, कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी। हे भगवान, रूस तो सच में बहुत ही ठंडा है भाई। अमेरिकन मसल। अमेरिका के परिदृश्य को चीरती हुई बर्लिंगटन नॉर्दर्न सेंटा फे या BNSF की भारी भरकम मालगाड़ियां निकलती हैं। हर दिन उनकी 7500 ट्रेनों में से 1200 ट्रेनें अमेरिकी परिदृश्य में 32,050 मील के ट्रैक पर फैले 400 रेलवे को पार करती हैं, जिससे ये रेल कंपनी पूरे महाद्वीप में सबसे बड़ी में से एक बन जाती है।
औसतन उनके इंजन 6,900 फुट लंबाई तक पहुंचते हैं। उनकी सबसे लंबी मशीन जुलाई 2009 में लॉस एंजलिस से क्लोविस तक चली थी। ये विशालकाय ट्रेन 2.2 मील तक फैली थी और इसमें 458 डिब्बे थे जो सभी कार्गो कंटेनर से भरे हुए थे। हालांकि इस राक्षस का कोई फुटेज नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखता होगा। यकीनन प्रभावशाली है, लेकिन उनकी छोटी ट्रेनों में भी पूरे लैंडस्केप को घेरने की क्षमता है। जरा इसे देखिए। अब आप सोच सकते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन बड़ी रेल कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ट्रेनें वास्तव में 2017 से लंबी होती जा रही हैं, जिनमें से कुछ 12,000 फुट से भी ज्यादा हैं। ये अमेरिका के प्रिसिजन शेड्यूल्ड रेल रोडिंग मॉडल को अपनाने के कारण है, जो बड़े आकार की कम ट्रेनों को प्राथमिकता देता है। इन कंपनियों के मुताबिक लंबी ट्रेनों का मतलब है कम ईंधन खपत के साथ ज्यादा माल की डिलीवरी, जिससे लागत और पर्यावरण की बचत होती है। BNSF कोई अपवाद नहीं है। उनकी ट्रेनें 2021 की तुलना में औसतन 200 फुट लंबी हैं। मुझे लगता है वो अपने पैसे को खींच रहे हैं और अपनी ट्रेनों को भी। छुक छुक और किसी मेरा ध्यान खींचने के लिए मशीनों का बहुत लंबा होना जरूरी नहीं है। मुझे बड़ी चीजें भी पसंद है। तो गाल आगे करो, क्योंकि मैं तुम्हें किस देने वाला हूँ। चिंता मत करो। ये एक ट्रेन है, एक 2 मंजिला ट्रेन, रशियन यूरेशिया स्टेडलर किस। 11 फुट चौड़ाई के साथ दुनिया का सबसे चौड़ा मॉडल है। ये 99 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 17 फुट ऊंची है, जो इसे इस वीडियो की सबसे ऊंची ट्रेन बनाती है और संभवतः दुनिया की भी। ट्रेनों के किस परिवार को 2010 में स्विस कंपनी स्टेडलर द्वारा जीवन में लाया गया, जिसके बाद ट्रेन को पश्चिमी यूरोप और यूराल पहाड़ों के बीच में छोड़ दिया गया और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैल्ट्रॉन द्वारा भी ऑर्डर किया गया है, जिसे 2014 में डिलीवर किया। इसकी लंबाई आमतौर पर 2 से 8 कारों की छोटी तरफ होती है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप क्षेत्र विशिष्ट डिजाइन के आधार पर दोनों डेक पर 1100 यात्रियों को पैक कर सकते हैं। ये सब कहने के बाद मार्च 2023 में 1200 हंगेरियन यात्री न्यूगाटी स्टेशन से डेन्यू बैंड के लिए अब तक की सबसे लंबी किस ट्रेन में सवार हुए, जिसमें 40 डब्बे थे, जो इसे लगभग 1600 फुट लंबा बनाते हैं। यार, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से भी ज्यादा लंबी है। ठीक है, 2 मंजिला ट्रेन प्रभावशाली है, लेकिन हमें 3 मंजिला ट्रेन कब मिलेगी भाई? शायद मैं पटरी से उतर रहा हूं, है ना? सिर्फ रेगिस्तान, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, लकड़बग्घे को खाना खिलाना। कुछ लोग अपनी छुट्टियों पर बहुत पागलपन वाली चीजें करते हैं, लेकिन सहारा रेगिस्तान में लौह अयस्क से भरे डब्बे में सफर करना अब मैंने सुन लिया है। मैं आपको ट्रेन टू डेजर्ट पर ले चलता हूँ, जो मोरिटानिया के रेतीले इलाके से गुजरने वाली एक सरकारी मालगाड़ी है। ये ट्रेन 1.8 मील लंबी है और इसमें 210 तक डब्बे हैं, जिसमें हर डब्बा एक दिन में लगभग 92 टन लौह अयस्क ढोता है। ये सब मिलाकर प्रतिवर्ष औसतन 1.8 करोड़ टन होता है। ये पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के वजन के बराबर है, वो भी 49 गुना। यात्रा ज़ोयरात से शुरू होती है और नवादिबो शहर में रुकती है। इस 437 मील लाइन का निर्माण 1960 में शुरू हुआ और ट्रेन टू डेजर्ट 1963 से छुक-छुक कर रही है। हालांकि इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती, लेकिन पर्यटकों ने लौह अयस्क से भरे खुले डब्बों में कूदना शुरू कर दिया है ताकि वे मुफ्त में रेगिस्तान को गुजरते हुए देख सकें। ये गंदा है, शोर वाला है और खतरनाक भी, और सोने या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से छिपने के लिए कोई आश्रय नहीं है। लेकिन है, ये ट्रेन के इकलौते भीड़ भाड़ वाले यात्री डब्बे से बचने का एक तरीका तो जरूर है। बोगन बोगी, अरे यार, ये ऑस्ट्रेलिया से आने वाली एक और ट्रेन है। पता चला कि जर्नी बियॉन्ड घन के संचालक एक और विशाल यात्री ट्रेन चलाते हैं, इंडियन पैसिफिक। ये यात्री ट्रेन 2880 फुट लंबी है, जो कि 8 मानक फुटबॉल मैदानों जितनी लंबी है। 1800 टन से ज्यादा वजन वाला ये जानवर 71 मील प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से बीहड़ इलाकों में घूमता है, जो सिडनी से पर्थ तक, जो कि पूरे महाद्वीप का विस्तार है, 2700 मील की दूरी लगभग 65 घंटों में तय करता है। ट्रेन में 16 आवास कारें, 3 रेस्टोरेंट डब्बे और यात्रियों के लिए शाही अंदाज में सवारी करने के लिए 2 लाउंज कारें हैं। लेकिन 1970 में सेवा शुरू करने के बाद से ट्रेन की सवारी करना अपने जोखिमों के साथ आता है। रेगिस्तानी इलाकों में तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है और फिर रात में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर भी सकता है। ये भारी बदलाव न्यूमेटिक ब्रेक पाइपों में हवा को पानी में संघनित कर सकते हैं, जिससे ब्रेक खराब हो सकते हैं। इसलिए ट्रेन ऑपरेटर्स को सतर्क रहना पड़ सकता है। बीहड़ में फंसने के खतरे और सिंगल ट्रैक लाइन की सीमाओं के कारण टेक्नीशियन ट्रेन के आगे गाड़ी चलाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि रेलवे सुचारू और साफ है।
लाइन में कोई भी गड़बड़ी ट्रेन को नुकसान पहुंचा सकती है और पटरियों पर पड़े किसी भी जानवर के शरीर से टकराने पर ट्रेन के इंजन खराब हो सकते हैं। खैर, मुझे लगता है कि बड़ी ट्रेनों पर काम करने का मतलब है बड़ी जिम्मेदारियां। सबसे बड़ा शो। जब सर्कस की बात आती है तो उन सब में सबसे महान है घूमता फिरता रिंगलिंग ब्रदर्स और बर्नम एंड बेली सर्कस। लेकिन आप पूरे विशाल शो को पैक करके यात्रा कैसे करते हैं? पता चला कि लंबे नाम वाले सर्कस को कुछ लंबी ट्रेनों की जरूरत थी। 2010 में रिंगलिंग की 2 ट्रेनों की लंबाई 6100 फुट थी और वो 60 रेल कार्स खींचती थी, जिसमें 4 हाथी रखने वाले डब्बे भी शामिल थे। जब पूरी तरह भरी होती तो ट्रेन का वजन 7,50,000 टन होता। ये 2 पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का वजन खींचने जैसा है और उससे भी ज्यादा। असली ट्रेन ने सबसे पहले 1872 में सेवा शुरू की, जो 2010 तक 2 ट्रेनों में बदल गई, जो पूरे अमेरिका में यात्रा करती थी और उन्हें दुनिया की सबसे लंबी निजी स्वामित्व वाली ट्रेनों में से 2 बना दिया। प्रत्येक ने 41 शहरों में प्रदर्शन किया और साल में 35,700 मील की यात्रा की। ये तब तक था जब तक कि 2017 में वर्षों के पशु अधिकतर विरोध और घटती टिकट बिक्री के बाद सर्कस बंद नहीं हो गया और इसकी ट्रेनों को 146 वर्षों के बाद रिटायर कर दिया गया। हालांकि ये रिंगलिंग ब्रदर्स का अंत नहीं था। 2023 में सर्कस जानवरों के बिना वापस आया। दुख की बात है कि इसकी प्रसिद्धि लंबी ट्रेन को सेवा से हटा दिया गया और वो भी वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इन ट्रेनों के लिए पर्दा गिर चुका है भाई। ऑटो स्प्रॉल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट लगभग 1.5 मील लंबा है? नहीं, ये आयरन जाइंट नहीं है। ये है सरप्राइज, एक ट्रेन। ये ऑटो हॉल के नाम से जानी जाती है, जो सीधे ऑस्ट्रेलिया से, जिसे 2018 में माइनिंग कंपनी रियो टिंटो द्वारा जीवन में लाया गया। तकनीकी रूप से एक रोबोट के रूप में वर्गीकृत ये ट्रेन पूरी तरह से स्वायत्त है। इस ट्रेन पर कोई मानव ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं है। ये यांत्रिक चमत्कार 240 डब्बों को खींचता है, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 116 टन लौह अयस्क लदा होता है, जो कुल मिलाकर 30,000 टन से ज्यादा होता है। 3 डीजल इंजनों द्वारा संचालित ये अपने लोड को टॉम प्राइस से केप लैम्बर्ट के बंदरगाह तक 170 मील ले जाता है। पूरी यात्रा लोडिंग से लेकर कार्गो डंप करने तक 40 घंटों में पूरी की जा सकती है, जबकि ऑटो हॉल आगे बढ़ती है। 930 मील से ज्यादा दूर पर्थ में बैठे ऑपरेटर पूरी यात्रा को दूर से निगरानी करते हैं। प्रभावशाली है, लेकिन ये तकनीक सस्ती नहीं है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत ऑटो हॉल के लिए 1.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर थी, जो कि लगभग 940 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये रेलवे के पूर्ण पैमाने पर स्वायत्त संचालन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जैसा कि हम जानते हैं, जो इसके बारे में सोचने पर काफी डरावना है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। बम्प और ग्राइंड। बेशक ट्रेनें अपने आप नहीं चलती, उन्हें दौड़ने के लिए रेलवे ट्रैक की जरूरत होती है, लेकिन इन लाइनों को कौन चेक करता है? मैं आपकी चीख सुन सकता हूँ भाई। वो होते हैं रेल ग्राइंडर मशीनें, जो पटरियों पर चलती हैं, उन्हें चिकना करती हैं, किसी भी उबड़ खाबड़ या असमान हिस्से को काटती हैं। इनमें सबसे बड़ी है संयुक्त राज्य अमेरिका की लोराम RG400। ये लगभग 700 फुट लंबी, 10 फुट से ज्यादा चौड़ी और 15 फुट से ज्यादा ऊंची है और 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पीस करती है। वो क्षण जो ट्रेन के नीचे चलती है और उसके पहियों को जगह पर रखती है। 35 टन तक का वजन उठा सकती है। ये 5 अफ्रीकी हाथियों को सहारा देने जैसा है। उस सारी घिसाई के साथ धातु की पटरियों की सतह पर घर्षण इसे गर्म कर देगा और चिंगारियां उड़ने का कारण बनेगा। शुक्र है मशीन में पानी के पंप हैं, ताकि कर्मचारी इसे पटरियों पर छिड़क सकें, ताकि चीजें ठंडी हो सकें और कोई आग ना लगे। लोराम की पानी की कारों में 25,000 गैलन तक पानी आता है। ये पानी के 600 बाथ टब के साथ गाड़ी चलाने जैसा है। खैर, अब हम सब जानते हैं कि गर्मी के दिन सारे ट्रेन ड्राइवर कहां पर जाते हैं। लौह अयस्क गलियारा। उधर दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसनेट कंपनी एक माल ढुलाई, बंदरगाह, पाइपलाइन और इंजीनियरिंग कंपनी है। पूरी दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में से एक, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सहायक कंपनी इसका फ्रेट रेल ऑपरेशन है। हर साल उनकी मालगाड़ियां अयस्क निर्यात लाइन के साथ शिशेन से सल्दानहा खाड़ी तक 6 करोड़ टन लौह अयस्क ढोती हैं, जिसे संतोषजनक रूप से और कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। अगस्त 1989 में उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन लॉन्च की, जो 4.5 मील लंबी थी और वजन लगभग 79,000 टन था। ये पूरे एफिल टावर के वजन के बराबर है, वो भी 8 गुना। इसमें 660 डब्बे थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन खुद 20 टन से ज्यादा था और ये 90 टन से ज्यादा अयस्क ले जा रहे थे। इस जानवर को 9 इलेक्ट्रिक इंजनों और 7 डीजल इंजनों की एक टीम द्वारा संचालित किया गया
गया था, जिसने विशाल भार को खींचा और ऊबड़ खाबड़ इलाके में एक सुगम सवारी सुनिश्चित की। जब ट्रेन पहली बार निकली तो उसे देख रहे इंजीनियर्स को पार करने में 12 मिनट लग गए। पटरियों की खड़ी ढलान, ट्रेन के वजन, लंबाई और उसके द्वारा तय की गई दूरी के साथ मिलकर कुछ आलोचकों को चिंता हुई कि मशीन गंभीर तकनीकी कठिनाइयों में पड़ जाएगी। अगर ऐसा होता और ये सिर्फ 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही होती तो सारे वजन और गति के पीछे होने के कारण पूरी ट्रेन को पूरी तरह से रुकने के लिए लगभग 2 मील की ब्रेकिंग दूरी की आवश्यकता होती। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना बिना किसी बाधा के पूरी हो गई। मुझे लगता है कि ऐसा तब होता है जब आप कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। वेल की रफ्तार। मुझे पता है कि मैंने लौह अयस्क के बारे में बहुत बात की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18% लौह अयस्क वास्तव में ब्राजील से आता है? दुनिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानों में से एक कारजास में है और इसे वेल द्वारा संचालित किया जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनियों में से एक है। इस लोहे को परिवहन करने के लिए यह विश्वसनीय रूप से लंबी मालगाड़ियों का उपयोग करते हैं। अकेले 2020 में इन मेगा मशीनों ने खदान से 11 करोड़ टन से ज्यादा कच्चे माल का परिवहन किया। ये गीजा के 17 महान पिरामिडों को ले जाने जैसा है। वेल की सबसे बड़ी ट्रेन 2 मील लंबी है और 330 डब्बों के काफिलों को कारजास से पोंटा दा मदीरा तक अयस्क से भर के ले जाती है। वेल के लिए ये ट्रेनें सोने के बराबर कीमती हैं, या इस मामले में लोहे के बराबर। हालांकि 1985 में अपनी पहली यात्रा के बाद से इन ट्रेनों को समुदायों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कारजास रेल मार्ग कम से कम 130 स्वदेशी गांवों से होकर गुजरता है, जिसका मतलब है, दुख की बात है कि इन सुपर भारी ट्रेनों की लगातार गड़गड़ाहट और झटकों ने कुछ स्थानीय लोगों को स्थायी माइग्रेन दे दिया है। पटरियों पर पुलों की अनुपस्थिति का मतलब है कि इसे पार करना बहुत ही असुरक्षित है। घरों को नियमित रूप से झटकों से नुकसान होता है, साथ ही शोर, पानी और वायु प्रदूषण भी होता है। तो जहां ये बड़ी ट्रेनें देखने में काफी मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं, वहीं ये बड़े परिणामों के साथ भी आती हैं। डच को पछाड़ो। हम सभी किसी खास अवसर को चिन्हित करने के लिए कुछ खास करना पसंद करते हैं। मैं उदाहरण के लिए अपने चेहरे की असली तस्वीर वाला केक खरीदता हूँ, उस दिन को याद करने के लिए जिस दिन मैंने ये चैनल लॉन्च किया था, और फिर उसे बेसबॉल बैट से तब तक तोड़ता हूँ जब तक कि वो एक सॉफ्ट सफेद सर्कल जैसा ना दिखने लगे। आप लोगों को इसे आजमाना चाहिए। 19 फरवरी 1989 को डच रेल कंपनी नेदरलैंड्स स्पूरवेजन ने एक अलग रास्ता अपनाया और अपनी 150वीं वर्षगांठ उस तरह मनाई जैसे वो जानते थे। एक बहुत लंबी ट्रेन चलाकर इसने 70 यात्री डब्बों को एक साथ जोड़ा, जो 5600 फुट से ज्यादा लंबी थी। वजन 3000 टन से ज्यादा था और की फूक से आइंडहोवन बेवकेनला स्टेशन तक रास्ता बनाया। अनुभव ड्राइवर एंडी वॉन्डर और कोर्डी राइके को उनके अनुभव के कारण इस काम के लिए चुना गया और फिर विशाल ट्रेन के बारे में सख्त गोपनीयता की कसम दिलाई गई थी। इस गोलियत को चलाना कोई आसान काम नहीं था। अपने अनुभव के बावजूद वॉन्डर और राइके ने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं चलाया था और डिब्बों को इतनी असाधारण लंबाई तक काफिले में ले जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। स्टेशन के चारों ओर हमेशा दिखने वाली भीड़ जमा थी, जिससे घबराए हुए ड्राइवरों पर दबाव बढ़ रहा था। बिना डरे वॉन्डर और राइके चुनौती के लिए खड़े हुए और नेदरलैंड्स स्पूरवेजन ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेनों में से एक के संचालक के रूप में अपनी जगह बनाई। इसको कहते हैं भाई सालगिरह मनाना। शेषनाग का गर्व। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और अधिकांश यूरोप को कवर कर लिया है, लेकिन हमने अभी तक भारत की ओर नहीं देखा, क्योंकि मैंने अंत के लिए कुछ सबसे अच्छे और सबसे बड़ा बचा के रखा था। सबसे पहले हमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या SECR द्वारा संचालित शेषनाग पर एक नजर डालनी होगी। ये विशालकाय ट्रेन लगभग 1.7 मील लंबी है, जिसका वजन 23,000 टन से ज्यादा है और इसमें 251 डब्बे हैं। 2020 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने गर्व से घोषणा की कि वे इस ट्रेन को चला रहे हैं, जो भारत की पटरियों पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेनों में से एक थी। इस मशीन को 4 बॉक्सम रेक्स ने मिलकर बनाया था। ये भारतीय मालगाड़ियां हैं जिन्हें मिलाकर ये एक महाविशाल ट्रेन बनाई गई। इसने सबसे पहले नागपुर से कोरबा तक 161 मील की यात्रा 6 घंटे में तय की, जो आपकी औसत कार से 4 घंटे तेज है। शेषनाग कोविड महामारी के परिणाम स्वरूप दिखाई दी। पटरियों पर कम यात्री ट्रेनों का मतलब कम ट्रैफिक था, जिससे इस तरह की बड़ी ट्रेनों के लिए जगह मिली। लेकिन इस वीडियो में कई सुपर लंबी ट्रेनों के विपरीत, जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली ट्रेन को एक बार चलाना पसंद करती है और फिर कभी भी नहीं। SECR ने एक 4 रैक फॉर्मेशन को कई बार चलाया। जनवरी 2021 में SECR ने सुपर शेषनाग संचालित की
और 1.7 मील लंबी मालगाड़ी जिसमें 4 बॉक्स ऑन रैक्स शामिल थे जो नागपुर से कोरबा तक कोयला ढो रहे थे। फिर मई 2022 में फिर से दुनिया शेषनाग की नजारे की आदी हो गई और अगस्त 2022 में SECR ने अपने नवीनतम लोकोमोटिव राक्षस का परीक्षण किया। सुपर वासुकी 2.1 मील की भारी लंबाई पर 295 डिब्बों वाली मालगाड़ी को 6 से कम इंजनों द्वारा संचालित नहीं किया गया था, जो 28,600 टन से ज्यादा कोयला ले जा रही थी। ये एक पूरे दिन के लिए 3,000 मेगावाट बिजली संयंत्र को चलाने के लिए काफी है। यार मुझे आश्चर्य है कि क्या भारत अभी और भी बड़ी ट्रेनों पर काम कर रहा है। हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है और मैंने ये सब एक भी थॉमस द टैंक इंजन मजाक किए बिना पूरा कर लिया। शाबाश। आपकी पसंदीदा ट्रेन कौन सी थी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।